एक दिन का और इंतजार और परसों पता लगेगा हमें हमारे देश का हाल, यानी कि परसों मिलेगा हमें हमारा बजट। जब भी बजट आता है ना, तो हर इंडस्ट्री या हर सेक्टर जो है एक रिपोर्ट, एक रिकमेंडेशन बनाकर भेजती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि ऐसे चेंजेस को इंक्लूड करना चाहिए। ऐसी ही एक रिकमेंडेशन भेजी है एमफी यानी कि एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया ने, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और उन्होंने कहा है कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ चेंजेस होने चाहिए। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 7 चेंजेस के बारे में। ये चेंजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं, जानते हैं सबसे पहला चेंज या रिकमेंडेशन उन्होंने क्या एक्सपेक्ट करी है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। उन्होंने बोला है पैरिटी इन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रा स्कीम स्विचिंग ऑफ यूनिट्स। इसका क्या मतलब है? हम सबको पता है 2 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन दोनों में ही डिफरेंस क्या होता है? हमारे एक्सपेंस रेशियो का। और तो और ग्रोथ म्यूचुअल फंड भी होते हैं एंड डिविडेंड म्यूचुअल फंड भी होते हैं। ग्रोथ मतलब कि जो भी आपका डिविडेंड आता है वो ही री इन्वेस्ट हो जाता है, एंड डिविडेंड म्यूचुअल फंड जहां पे आपको डिविडेंड का पे आउट मिलता है। अगर आप इन स्कीम्स में स्विच करते हो, यानी कि डायरेक्ट से अगर रेगुलर में जाते हो, रेगुलर से डायरेक्ट में आते हो, ग्रोथ से डिविडेंड में जाते हो या डिविडेंड से ग्रोथ में आते हो, तो उस केस में आपको टैक्स देना पड़ता है। यानी कि इस ट्रांसफर में बेशक ये ट्रांसफर है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि आप एक की पोजीशन से एग्जिट करके दूसरे में एंट्री ले रहे हो, एंड इसमें आपको आपके जो कैपिटल गेन्स हैं उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। अब एमफी का ये कहना है कि जो यूलिप्स होते हैं हमारे, जो हमारा एक इंश्योरेंस प्लान है, उसका भी एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जाता है। लेकिन जब हम यूलिप्स में स्विच करते हैं तो उस केस में उनको एक कैपिटल गेन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। अब मैं बात कर रही हूं कि एक ही फंड हाउस की एक ही स्कीम में हम चेंजेस करने को बोल रहे हैं। दैट इज व्हाई एमफी इज रिकमेंडिंग कि आप इसमें जो कैपिटल गेन्स है ना, उनको टैक्सेबल यहां पर ना करें, क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखो तो गेन हमें कोई रियलाइज हुआ ही नहीं है, एंड इट इज वेरी लॉजिकल ऑल्सो। सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आता है यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेशन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स एंड डेट सिक्योरिटीज। आपको पता है डेट सिक्योरिटीज को हम लॉन्ग टर्म कब कंसिडर करते हैं? जब उन्हें 1 साल हो जाए। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड को पता है लॉन्ग टर्म कंसिडर कब किया जाता है? जब उसे 3 साल हो जाए। यानी कि अगर आप 3 साल से पहले उन्हें निकालते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्सेशन रेट है दैट इज 15%, वेराज लॉन्ग टर्म के केस में 10% है। तो एमफी का ये कहना है कि जो डेट सिक्योरिटीज हैं, अगर उसमें 1 साल है तो डेट म्यूचुअल फंड में 3 साल क्यों? जबकि डेट म्यूचुअल फंड भी तो डेट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल पॉइंट कि जब हम उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो दोनों में अलग अलग डिस्पैरिटी क्यों? तो एमफी का ये कहना है कि ये जो अलग अलग टाइमलाइंस है टैक्सेशंस की, इनको सेम किया जाए। या तो डेट म्यूचुअल फंड को 1 साल का ही लॉन्ग पीरियड कंसिडर किया जाए, या फिर डेट सिक्योरिटीज के लिए लॉन्ग टर्म जो है वो भी 3 साल कर दिया जाए। विच इज अ फेयर पॉइंट, बिकॉज हम सेम ही इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट के नाम अलग अलग हैं तो उनके ऊपर टैक्सेशन जो है वो अलग अलग तरीके से लग रही है। सो दिस वाज सेकंड पॉइंट बाय एमफी। थर्ड पॉइंट उनका ये है दैट ELSS रूल 3A के अकॉर्डिंग, यानी जो हमारा CBDT है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, उसके अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि अगर आपको ELSS में इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है 500 रुपए की, एंड उसी के मल्टीपल्स में ही इन्वेस्ट करना है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जब आप इंटर स्कीम स्विच करते हो, यानी कि अगर आप ELSS से मान लो किसी और स्कीम से एक्चुअली आप ELSS में आते हो, आपके पास लार्ज कैप फंड था, उसको छोड़ के अब आप ELSS में स्विच करना चाहते हो, तो क्या होता है, जो आपका लार्ज कैप होता है उसमें जब आप रिडीम करते हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसकी वैल्यू 500 में हो सकता है वो 1734 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट हो सकता है 500 के मल्टीपल में ना हो। तो उस केस में क्या होगा? अगर आप उनको बोलोगे कि मैंने जो भी कोई XYZ फंड से अपने अमाउंट को रिडीम किया है, आप फंड हाउस को बोलोगे कि आप इसको ELSS में लगा दो, तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा? आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, या फिर वो क्या कहेंगे, वो जो बैलेंस आपका बचता है वो आपको वापस कर देंगे। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया 1733 का, तो अगर 500 का मल्टीपल हम देखें तो 1500 बनता है, तो बैलेंस 233 वो आपको वापस कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है दैट इन्वेस्टर को होता है इनकन्वीनियंस, दूसरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का लॉस होता है, तीसरा लॉस ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट भी होता है। सो दैट इज वाई एमफी का ये कहना है कि आप ELSS के ऊपर मिनिमम 500 रुपए तो रखें, लेकिन
₹500 के मल्टीपल्स का इन्वेस्टमेंट जो है ये हटा दें, सिर्फ मिनिमम ही रखें। अगेन लॉजिकल पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है इंक्लूजन ऑफ फंड ऑफ फंड्स इन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। अब जिनको नहीं पता, एफओएफ इनको हम बोलते हैं, फंड्स ऑफ फंड्स। इनका क्या मतलब है, जब एक फंड जो है वो किस चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दूसरे ही फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यानी कि एक फंड रादर देन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज इन्वेस्टिंग इन अनदर फंड्स, इसे फंड्स ऑफ फंड्स बोलते हैं। अगर आप इक्विटी वाले फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो इसे इक्विटी रिलेटेड फंड्स ऑफ फंड बोलते हैं। अब इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसमें भी टैक्सेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम को समझते हैं हम। उन्होंने बोला कि आपका जो फंड ऑफ फंड है, हम उसे इक्विटी रिलेटेड तब ट्रीट करेंगे अगर आप उन फंड्स में इन्वेस्ट करोगे जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि जिन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनको भी फर्दर 90% इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है। कोई भी फंड जो कि इक्विटी कहलाता है, उनके लिए मिनिमम अमाउंट जो उनको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है दैट इज 65%। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा फंड मिले जो 90% तक इक्विटी में इन्वेस्ट करे। तो इस केस में कोई भी फंड ऑफ फंड जो है वो उस क्राइटेरिया को ही मीट नहीं कर पाता कि वो इक्विटी कहलाए। अब अगर वो इक्विटी नहीं कहलाता तो वो डेट कहलाता है। एंड अभी हमने समझा डेट के लिए लॉन्ग टर्म कितना है, 3 साल, वेराज इक्विटी के लिए लॉन्ग टर्म कितना है, 1 साल। तो 1 साल के हिसाब से आप 1 साल में ही लॉन्ग टर्म कहलाने लग जाते हो, आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, जिसका इंटरेस्ट रेट मतलब टैक्स रेट कितना है, 10%। अब क्योंकि अगर जो फंड ऑफ फंड है वो इक्विटी नहीं कंसिडर होता, क्योंकि उसको 3 साल है लॉन्ग टर्म होने के लिए, तो उसके ऊपर कौन सा टैक्सेशन रेट लगता है, शॉर्ट टर्म का लगता है अगर आप 3 साल से पहले निकाल लो। तो उनका ये कहना है कि देखो, आपने ये बोला कि फंड ऑफ फंड्स को अगर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 90% उसमें इन्वेस्ट करना है, विच इज़ अ फेयर पॉइंट। लेकिन आगे वो इक्विटी फंड्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिनिमम 65% का अगर क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड होना चाहिए, उससे आगे का स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं रखने चाहिए। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ डीएलएसएस। जैसे ईएलएसएस होता है वैसे ही डीएलएसएस। ईएलएसएस किस में ट्रीट होता है, इक्विटी में, वैसे ही डीएलएसएस किस में ट्रीट होगा, डेट में। तो डीएलएसएस की भी ट्रीटमेंट ईएलएसएस की तरह ही की जानी चाहिए, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। अब इसमें उन्होंने ये बोला है कि लॉन्ग टर्म सेविंग्स के साथ साथ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन उनको टैक्स बेनिफिट भी मिले जैसे हमें ईएलएसएस में मिलता है। लेकिन उनमें ये भी उन्होंने बोला है दैट जैसे ही ईएलएसएस में 1.5 लाख का हमें एक डिडक्शन मिलता है, वैसे ही सेम इसमें भी मिलना चाहिए 1.5 लाख का। ऑल्सो ईएलएसएस के केस में लॉक इन पीरियड इज फॉर 3 years एंड डीएलएसएस के केस में दे हैव लेड डाउन द लॉक इन पीरियड फॉर 5 years। इससे क्या होगा, जो हमारा डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है दैट विल कम एट पार विद द सेविंग बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि 6th प्रोविजन पे जो एम्फी ने रिकमेंड करी है, दैट इज लॉन्च ऑफ पेंशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अब पेंशन से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है, हमारे पास एनपीएस है यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम है, हमारे पास रिटायरमेंट स्लैश पेंशन स्कीम रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स भी हैं, एंड हमारे पास इंश्योरेंस लिंक्ड पेंशन प्लान्स भी हैं। अब आप बोलोगे कि अगर हमारे पास रिटायरमेंट एंड पेंशन स्कीम्स ऑफर जो म्यूचुअल फंड ऑफर करता है तो हमें ये म्यूचुअल फंड लिंक्ड रिटायरमेंट स्कीम क्यों चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो पहले वाला ऑप्शन था ना हमारे पास, म्यूचुअल फंड्स जो कि रिटायरमेंट या पेंशन से डील करते हैं, उनकी जो टैक्सेशन होती है दैट इज सिमिलर टू आप इक्विटी में कर रहे हो या डेट में कर रहे हो। लेकिन म्यूचुअल फंड लिंक्ड रिटायरमेंट स्कीम जो है, इसमें हम चाहते हैं हमें टैक्सेशन बेनिफिट मिले एनपीएस जैसा। देखो सेक्शन 80C के अंडर हमें 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर आप एनपीएस भी करते हो यानी कि आपने एनपीएस भी ले रखा है तो आपको एडिशनल 50,000 मिलता है एज अ डिडक्शन। तो वो ही सेम टैक्सेशन सिस्टम एम्फी का कहना है हमें म्यूचुअल फंड लिंक्ड रिटायरमेंट स्कीम में लाना है। उनका ये मानना है कि जनरली जो एनपीएस के सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग ही हैं। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, MFLR यानी कि म्यूचुअल फंड लिंक्ड रिटायरमेंट स्कीम जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड एंड जो एनपीएस के सब्सक्राइबर्स नहीं है उन पे फोकस करना चाहते हैं, ताकि जो पेंशन का बेनिफिट है वो मैक्सिमम लोगों को मिल सके। 7th पॉइंट हमारे पास आता है रैशनलाइजेशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी ऑन वेरियस कैटेगरीज ऑफ ईटीएफ। अब होता क्या है, जब भी आप ईटीएफ परचेज करते हो ना, तो उस टाइम पे क्रिएशन यूनिट्स जो एएमसी जो क्रिएशन यूनिट्स बनाता है उस पर भी टैक्स भरना पड़ता है, जिसको हम एसटीडी कहते हैं। अंडरलाइंग सिक्योरिटीज के टाइम पे भी एसटीडी देनी पड़ती है एंड परचेजिंग के टाइम पे भी एसटीडी देनी पड़ती है।
सिंपली अगर हम समझें, जैसे पुराना वाला जो हमारा टैक्स सिस्टम था ना, जिसमें क्या होता था, रॉ मटेरियल पे टैक्स, फिर उसको जब आप प्रोड्यूस कर मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे तब टैक्स लगते थे, फिर जब आप रिटेलर को देते थे तब भी टैक्स लगता था, एंड कस्टमर भी फाइनल टैक्स पे करता था। तो क्या बोलते थे हम उसे, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो उसको खत्म करने के लिए एमफी का ये सजेशन था कि जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेज है, जब वो सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो उसी के टाइम पर एसटीटी लगना चाहिए। जो इंडिविजुअल्स हैं उनको वो एसटीटी खरीदने या बेचने के टाइम पर नहीं देनी चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली वो मार्केट ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हैं व्हेन दे आर डीलिंग इन म्यूचुअल फंड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स में जो एमफी ने रिकमेंडेशन सेंड करी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि वो कंसिडर करे इस टाइम का बजट जब वो आएगा। अब इतने सारे टैक्सेशन की बजट, और हमें पता है हमारी सरकार की आदत के सांस लेने पर भी टैक्स लगा दे, तो इसमें से कौन सी प्रोविजंस हैं जिनको वो एग्री करेंगी एंड कौन से टैक्सेशन हैं जिससे हमें रिलीफ मिलेगा, ये देखने वाली बात है। तो इस बार जब आप बजट देखेंगे आपको पता है कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड उन्होंने क्या टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करी है, वो आप जरूर देखें एंड इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऑल्सो क्योंकि बजट आ रहा है एंड एक स्पेशल वीडियो मैंने सोची होनी चाहिए ताकि हमें बजट बहुत अच्छे से समझ में आए एंड ये भी समझ में आए कि बजट में देखना क्या क्या है। तो ये स्पेशल वीडियो रिलीज होगा कल, एंड यस यू गेस्ड इट राइट, ये वीडियो मैंने किया है परिमल सर के साथ, सो दैट हमारे जो होराइजन्स है बजट को लेकर वो और भी ज्यादा ब्रॉडन अप हो जाए। छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सबके लिए ही ये वीडियो एप्लीकेबल है, तो इस वीडियो को मिस ना करें, अभी ही रिमाइंडर लगा लें कि ये वीडियो कल शाम को जरूर आएगा। आपको ये म्यूचुअल फंड का वीडियो अगर अच्छा लगा है, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, एंड अगर आपको ये जानना है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो फिर विजिट करें investchadna.in, एंड आप यूज कर सकते हैं प्रोमो कोड रिपब्लिक, जहां पर आपको मिलेगा डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर, और जहां आपको पता लगेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड हो सकता है आपके लिए बेटर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।